अगर कोई अपने पारिवारिक सुनार के बारे में सोचे, वही पुरानी थोड़ी कम रोशनी वाली दुकान जहां परिवार की पिछली 2-3 पीढ़ियों से लोग जा रहे हैं, वहां एक अलग ही अपनापन होता है, एक पर्सनल टच मिलता है। हाँ बिल्कुल, और वहाँ पर ग्राहक का एक अटूट विश्वास जुड़ा होता है। राइट। अब जरा सोचिए कि वही छोटी सी दुकान अचानक से एक मल्टी 100 करोड़ का कॉर्पोरेट एम्पायर बन जाए, जिसमें लाइक ई कॉमर्स हो, डिजिटल हेजिंग चल रही हो, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हो, और सबसे बड़ी बात, ये सब होने के बावजूद उनका एक भी पुराना लॉयल ग्राहक उन्हें छोड़कर ना जाए। सुनने में तो सच में काफी इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि आमतौर पर जब भी फैमिली बिजनेसेस स्केल करते हैं तो वो पुराना ट्रस्ट और जो एक पर्सनल टच होता है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो ही जाता है। सही कहा। ग्राहकों को लगने लगता है कि अब वो बस किसी कॉर्पोरेट की एक्सेल शीट का एक डेटा पॉइंट बन गए हैं। एग्जैक्टली। और यही तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी लेगेसी ब्रांड के लिए। और यही हमारे आज के इस डीप डाइव का कोर पैराडॉक्स भी है। आज की इस चर्चा में हम 1940 में मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में शुरू हुई एक छोटी सी दुकान की बात कर रहे हैं। ओ, रतलाम, जिसे लोग गोल्ड सिटी भी कहते हैं। राइट। हाँ वही। और उस ब्रांड का नाम है डीपी आभूषण लिमिटेड। आज की डेट में ये सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि एक पब्लिक लिस्टेड कॉर्पोरेट पावर हाउस बन चुकी है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल। मैं एक्चुअली इस पर काफी रिसर्च कर रहा था। हमारे पास उनके Q1 FY25 और लेटेस्ट Q1 FY27 की अर्निंग्स कॉल के ट्रांसक्रिप्ट्स हैं। साथ ही वैल्यू एजुकेटर सबस्टैक का इनका एक बहुत डिटेल विश्लेषण है। वेल्स बुक की Q1 FY27 की कॉर्पोरेट न्यूज़ है और आउटलुक बिजनेस का इनके 5 पीढ़ियों की फैमिली हिस्ट्री पर लिखा गया एक लंबा फीचर भी मौजूद है। तो इन सब अलग अलग सोर्सेस को मिलाकर कैसा नैरेटिव सामने आ रहा है? वही तो सबसे हैरान करने वाली तस्वीर है। आज हमारा मिशन यही है, डिकोड करना कि कैसे एक 84 ईयर पुराने ब्रांड ने अपने पारंपरिक विश्वास को खोए बिना एक इतना अग्रेसिव एक्सपेंशन किया और फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के जरिए Q1 FY27 तक अपने रेवेन्यूज और मार्जिन्स को आसमान पर पहुंचा दिया। और हमें ये भी देखना होगा कि इस सब के पीछे की असली सच्चाई और छुपे हुए रिस्क्स क्या हैं। एग्जैक्टली। पर वहां तक पहुंचने से पहले मुझे लगता है हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। किसी भी रिटेल बिजनेस के नंबर्स समझने से पहले उसकी बुनियाद को समझना जरूरी है। सही दिशा है ये। अगर हम सदियों से भारत के गोल्ड मार्केट की बात करें तो सुनार पर विश्वास एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हाँ, क्योंकि लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी वहां लगाते हैं। बिल्कुल। और पहले के टाइम पे सोने में मिलावट यानी अडल्टरेशन का डर हमेशा बना रहता था। कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर तो थे ही नहीं। राइट। मतलब तब हॉलमार्किंग जैसी कोई चीज तो थी नहीं। लोग सिर्फ अपने सुनार के चेहरे और उसकी जुबान पे भरोसा कर लेते थे। यही पर इस ब्रांड के फाउंडर लेट सेठ श्री धूलचंद कटारिया ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला था। इन्होंने एक अपना खुद का स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट कर दिया, जिसे उन्होंने नाम दिया DP4+। DP4+, ये क्या फॉर्मूला था? ये बेसिकली एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला था। इसमें 92% शुद्ध सोना होता था, 4% एलॉय और 4% सोल्डरिंग। तो बेसिकली सब कुछ ओपनली बता दिया। 92 और 4 प्योर 100% का हिसाब। एग्जैक्टली। उस जमाने में जब हर दुकानदार अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए मिलावट करता था, इस लेवल की क्लैरिटी देना एक बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन इसने लोकल मार्केट में एक ऐसी गुडविल बनाई जिसे किसी मार्केटिंग से नहीं खरीदा जा सकता था। वाओ। इन्होंने एसेंशियली ग्राहकों का एक अटूट विश्वास जीत लिया था। पर देखिए, वो तो बीते जमाने की बात हुई। मुझे सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी इस बात की है कि आज इनकी जो चौथी और पांचवी पीढ़ी है, G4 और G5 लीडरशिप, वो इस लेगेसी को आज के टाइम में कैसे हैंडल कर रही है। हाँ, क्योंकि आज का मार्केट बहुत अलग है। वही तो, उन्होंने बिजनेस को पूरी तरह से टेक सेवी बना दिया है। लाइक मोबाइल एप्स हैं, ई कॉमर्स चल रहा है, ओमनी चैनल एंगेजमेंट है, और पब्लिकली लिस्टेड होने के बाद तो स्टैट्यूटरी ऑडिट्स और रिस्क मैनेजमेंट जैसे कॉर्पोरेट डिसिप्लिन को भी अपनाना पड़ता है। सही बात है। मेरे दिमाग में इसके लिए एक एनालॉजी आ रही है, जैसे किसी स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना। कैसे? मतलब बैकएंड पूरी तरह से मॉडर्न और टेक ड्रिवन हो गया है, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह। लेकिन फ्रंट एंड का जो हार्डवेयर है, यानी वो पुराना विश्वास, प्योरिटी और ग्राहक के साथ पारिवारिक जुड़ाव, वो वही क्लासिक और मजबूत है। ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। पर मेरा सवाल ये है कि क्या सच में कॉर्पोरेट बनने के बाद, बोर्ड कॉन्सरेबल होने के बाद, वो पुराना पर्सनल टच जिंदा रह पाता है? अगर हम आउटलुक बिजनेस का आर्टिकल और उनके आंकड़ों को देखें
तो मैं बता सकती हूँ कि यही इनकी सबसे बड़ी जीत है। कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क ने उनके ऑपरेशन को स्केल तो दिया है, लेकिन उनकी डिसीजन मेकिंग में पारिवारिक मूल्य अभी भी हावी हैं। इसका कोई कॉन्क्रीट एग्जांपल है? हाँ बिल्कुल, उनका डेटा दिखाता है कि लगभग 70% ग्राहक उनके मैच्योर स्टोर्स में वापस आते हैं, यानी वो रिपीट बायर्स हैं। वेट, 70% रिपीट बायर्स रिटेल इंडस्ट्री में, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। एग्जैक्टली, ये दिखाता है कि उनका फ्रंट एंड का हार्डवेयर सच में उतना ही मजबूत है जितना पहले था। फेयर इनफ, तो बेस काफी सॉलिड है। लेकिन अब मैं उन नंबर्स पर आना चाहता हूं जिसने सच में मार्केट का ध्यान खींचा है। आखिर अचानक से उनकी बैलेंस शीट में इतनी बड़ी जंप आई कहां से? हाँ, उनके फाइनेंशियल्स काफी इंटरेस्टिंग हैं। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो Q1 FY25 में इनका रेवेन्यू करीब 504 करोड़ रुपए था, जो कि पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 7% की YOY ग्रोथ थी। और उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT था 25 करोड़ रुपए। लेकिन ठीक 2 साल बाद Q1 FY27 तक आते आते पिक्चर पूरी तरह बदल गई। वही तो, रेवेन्यू में 58% का भारी उछाल आया और ये 853.63 करोड़ हो गया। और उनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 77% बढ़कर 64 करोड़ रुपए हो गया। EBITDA मार्जिन भी 11.01% पर आकर खड़ा हो गया। और मैंने कहीं पढ़ा कि इनका एवरेज टिकट साइज लगभग 1,57,000 रुपए हो चुका है। मतलब एक ग्राहक औसतन 1.5 लाख खर्च कर रहा है। सही नंबर है। पर रुकिए, यहाँ मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है। क्या लोग सच में अचानक से इतना सोना खरीदने लग गए हैं? मुझे तो लग रहा है ये सिर्फ ग्लोबल मार्केट में सोने की बढ़ती कीमतों का एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि 2024 में ही गोल्ड ग्लोबली करीब 16% बढ़ गया था। तो क्या ये जो 58% की रेवेन्यू ग्रोथ दिख रही है, ये सच में इनका कमाल है या सिर्फ सोने के महंगे होने का असर? आपका स्केप्टिसिज्म बिल्कुल वैलिड है और इन्हीं ट्रांसक्रिप्ट्स और वैल्यू एजुकेटर के विश्लेषण से इस मुद्दे को क्लियर किया जा सकता है। अगर हम एक्चुअल वॉल्यूम ग्रोथ देखें, यानी कितने किलो सोना बिका, तो Q1 FY27 में वो ग्रोथ सिर्फ 1 से 2% ही थी। सिर्फ 1-2% वॉल्यूम ग्रोथ? हाँ। तो आमदनी में जो ये इतना बड़ा उछाल दिख रहा है वो मुख्यतः सोने के महंगे होने की वजह से ही है ना? एग्जैक्टली। पर सिर्फ सोने का रेट बढ़ना ही काफी नहीं होता, इसके पीछे इनका अकाउंटिंग मॉडल भी है। यहाँ नेचुरल हेजिंग और उनका वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। नेचुरल हेजिंग, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझा सकती हैं? बिल्कुल। देखिए, कंपनी जिस दिन कस्टमर को सोना बेचती है, उसी दिन कुछ ही घंटों में मार्केट से नया सोना खरीद लेती है। इससे नए स्टॉक के प्राइस फ्लक्चुएशन का रिस्क कवर हो जाता है। अच्छा, तो बेचा और तुरंत नया ले लिया। हाँ, लेकिन जो उनके पास पुरानी इन्वेंट्री पड़ी होती है, जो उन्होंने महीनों पहले सस्ते दामों पर खरीदी थी, जब सोने का दाम आज के रेट पर पहुंचता है, तो उस पुराने सस्ते सोने की वैल्यूएशन भी बढ़ जाती है। ओह, यानी स्टॉक वॉल्ट में पड़े पड़े महंगा हो गया। सही पकड़ा। और इस वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड की वजह से उनकी बुक्स में मार्जिन का एक जबरदस्त फायदा देखने को मिलता है। वाओ। तो जब सोने के दाम आसमान छू रहे हैं तो इनके मार्जिन्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग लग रहे हैं। लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा और सिर्फ दाम बढ़ने से मार्जिन बढ़ रहे हैं, तो ये लंबे समय तक थोड़ी चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर कल को सोने के दाम ठंडे पड़ गए तो इनके प्रॉफिट्स भी डाउन आएंगे। तो फिर कंपनी आगे के लिए अपने मार्जिन्स को बढ़ाने की क्या स्ट्रेटजी अपना रही है? सिर्फ रेट हाइक पे तो डिपेंड नहीं रह सकते। और ये बात मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह जानती है, इसीलिए वो अग्रेसिवली अपना पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बदल रहे हैं। पोर्टफोलियो में क्या बदलाव ला रहे हैं? देखिए, प्योर गोल्ड ज्वेलरी बेचने पर आमतौर पर किसी भी ब्रांड को सिर्फ 9 से 10% तक का मेकिंग चार्जेस मिलता है। सोना महंगा जरूर है, पर दुकानदार का असली मार्जिन उसमें कम होता है। राइट। तो ज्यादा मार्जिन किस में मिलता है? डायमंड और स्टडेड ज्वेलरी में। वहाँ मार्जिन्स आराम से 15 से 17% तक होते हैं। अच्छा, तो उनका प्लान इस हाई मार्जिन टेरिटरी में शिफ्ट होने का है? एग्जैक्टली। अभी उनका स्टडेड ज्वेलरी का रेशियो टोटल सेल्स का सिर्फ 6% था। उन्होंने पूरा फोकस लगाया है कि FY30 तक इस स्टडेड रेशियो को बढ़ाकर 15% किया जाए। 6% से सीधा 15%? ये तो काफी बड़ा जंप होगा। पर सिर्फ नए प्रोडक्ट्स लाने से लोग खरीदने थोड़ी लग जाएंगे। ग्राहक को एक्सपीरियंस भी तो चाहिए होता है। इसीलिए वो अपने स्टोर फॉर्मेट्स भी बदल रहे हैं। इन्होंने हाल ही में इंदौर जैसे शहर में एक बड़ा फ्लैगशिप स्टोर खोला है। कितना बड़ा? करीब 15,000 स्क्वायर फीट का। वहाँ उन्होंने शॉप इन शॉप और एक्सक्लूसिव वेडिंग लाउंज बनाए हैं। 15,000 स्क्वायर फीट का वेडिंग लाउंज, वो भी इंदौर में? हाँ, ताकि हाई एंड वेडिंग ज्वेलरी बेची जा सके, जहाँ पर कस्टमर को एक प्रीमियम लग्जरी फील आए।
चलो इंदौर तक तो फिर भी समझ में आता है, वो एक बड़ा कमर्शियल हब है। लेकिन मैंने इनके एक्सपेंशन प्लान्स में कुछ और नाम भी देखे जो मुझे काफी आश्चर्य में डाल रहे हैं। जैसे कि टियर 2 और टियर 3 शहर जैसे उज्जैन, नीमुच, अजमेर, बांसवाड़ा। एक और हैरान करने वाला आंकड़ा ये था कि Q1 FY7 में इनके सिल्वर यानी चांदी के सेगमेंट ने 150% की YOY ग्रोथ दिखाई है। चांदी में 150% की ग्रोथ। हाँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या सच में इन छोटे शहरों में डायमंड्स और प्रीमियम सिल्वर आर्टिकल्स की इतनी बड़ी डिमांड है। एक समय था जब डायमंड सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित थे। अगर इस पैटर्न को ध्यान से डिकोड करें तो पता चलेगा कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में परचेजिंग पावर और एस्पिरेशन तेजी से बढ़ रही है। मतलब सोशल मीडिया और इंटरनेट का असर है। बिल्कुल। अब नीमुच या अजमेर का कंज्यूमर भी मेट्रो जैसी लाइफस्टाइल अफोर्ड और डिमांड कर रहा है, और डीपी आभूषण इसे फुलफिल करने के लिए 2 चीजें कर रहा है। क्या? पहला, अमोरा जैसी लाइट वेट और कंटेम्प्रेरी ज्वेलरी लाइन लाना जो मॉडर्न भी है और टियर 2 बायर्स के लिए एक्सेसिबल भी। ओह, अमोरा सुनने में ही काफी मॉडर्न लग रहा है। और दूसरा है उनका सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो रतलाम हेडक्वार्टर से ऑपरेट होता है। वो प्राइमरीली उन्हीं शहरों पर फोकस कर रहे हैं जो रतलाम से 300 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। सप्लाई चेन को टाइट रखने के लिए। एग्जैक्टली। इससे सप्लाई और सिक्योरिटी दोनों बेटर मैनेज होती हैं। ये प्लेबुक तो काफी सॉलिड लग रही है, पर एक चीज है जो मुझे खटक रही है। इस सभी प्रीमियमाइजेशन और नए बड़े स्टोर्स खोलने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होगा। पैसे की तो जरूरत होगी ही। तो बिजनेस के इस आक्रामक विस्तार यानी एग्रेसिव एक्सपेंशन का दूसरा पहलू क्या है? अगर इनका विजन देखें तो FY24 में इनके 8 स्टोर्स थे और FY30 तक इनका टारगेट 50 स्टोर्स बनाने का है। हाँ, लगभग हर साल 5 से 6 नए स्टोर्स खोलने की योजना है इनकी। हर साल 5 से 6 नए स्टोर्स, वो भी ऐसे प्रीमियम फॉर्मेट्स वाले। इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? इस एक्सपेंशन को फंड करने के लिए उन्होंने 2 तरीके अपनाए हैं। पहला है कैपिटल रेज। FY26 में 600 करोड़ का QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट लाने का प्लान है ताकि डायरेक्ट ग्रोथ कैपिटल मिल सके। 600 करोड़ बड़ी रकम है। और दूसरा तरीका इनके बिजनेस मॉडल का शिफ्ट है। अब तक ये CO मॉडल पे काम करते थे, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, लेकिन अब उन्होंने FOCO मॉडल की शुरुआत की है। FOCO यानी फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। राइट। इसका पायलट रन उन्होंने जबलपुर में शुरू भी कर दिया है। फ्रेंचाइजी जमीन और बेसिक सेटअप में इन्वेस्ट करेगा और कंपनी उसे ऑपरेट करेगी। ओके, तो एसेट लाइट होने की कोशिश चल रही है। और इसके अलावा इनकी एक DP स्वर्ण प्लस स्कीम भी है जो ग्राहकों से एडवांस पेमेंट लेती है। इससे लॉयल्टी भी बढ़ती है और एडवांस वर्किंग कैपिटल भी आ जाता है। पर यहाँ मैं इनकी बैलेंस शीट पर एक तीखा सवाल उठाना चाहूंगी। पूछे। जब सब कुछ इतना अच्छा दिख रहा है, प्रॉफिट 77% ऊपर है, मार्जिन डबल डिजिट्स में है, तो इनकी सबसे दुखदी रग यानी इनकी अकीलीज हील क्या है? रिस्क कहाँ छुपा है? क्योंकि मुझे इनकी बुक्स में एक बड़ा रेड फ्लैग दिखा है। आप इनके ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात कर रहे हैं ना? हाँ, इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत कमजोर है। एक्चुअली नेगेटिव 97 करोड़ रुपए है। जो कंपनी इतना प्रॉफिट दिखा रही है उसका कैश फ्लो 97 करोड़ नेगेटिव कैसे हो सकता है? ये पैसा कहाँ फंसा हुआ है? यही कैश फ्लो रियलिटी सबसे बड़ा रिस्क है जिसे समझना जरूरी है। देखिए, ज्वेलरी बिजनेस बाय नेचर एक इन्वेंट्री हैवी गेम है। इन्वेंट्री हैवी मतलब दुकान में हर वक्त करोड़ों का सोना डिस्प्ले पर रखना पड़ता है। एग्जैक्टली। अगर आपको एक नई स्टैंडर्ड दुकान भी खोलनी है तो सिर्फ 3 नए स्टोर्स खोलने के लिए इनको लगभग 100 करोड़ रुपए की फिजिकल इन्वेंट्री चाहिए होती है। बाप रे, सिर्फ 3 स्टोर्स के लिए 100 करोड़ का स्टॉक? उसके स्टॉक में जाकर अटक जाता है। कैश बैंक में नहीं, दुकान के शोकेस में रखा हुआ है। ओहो, तभी कैश फ्लो नेगेटिव है। मतलब इनकी तेजी से ग्रोथ करना ही इनका सबसे बड़ा कैश बर्न बन गया है। सही पकड़ा। और जब तक ये FOCO मॉडल पूरी तरह कामयाब नहीं होता, क्योंकि वो एसेट लाइट है और फ्रेंचाइजी इन्वेंट्री का बोझ उठाएगा, तब तक कैश फ्लो का दबाव कंपनी पर बना ही रहेगा। और इसलिए इन्हें वो 600 करोड़ रुपए का QIP उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे किसी भी ऑब्जर्वर या इन्वेस्टर को लगातार मॉनिटर करना चाहिए। तो अगर इस पूरे विश्लेषण को समेटा जाए तो हमने देखा कि कैसे एक 84 साल पुरानी लेगेसी ने अपने DP4 स्टैंडर्ड और पारिवारिक विश्वास को कायम रखते हुए एक बड़ी छलांग लगाई है। और नेचुरल हेजिंग, डायमंड और सिल्वर प्रीमियमाइजेशन और अपने ओमनी चैनल अप्रोच से अपने मार्जिन्स को कैसे बूस्ट किया है। लेकिन उसके साथ ही इन्वेंट्री हैवी होने की वजह से कैश फ्लो के जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं वो भी हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है।
सही बात है। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है जो उन्हें हर दिन करना पड़ता है। तो इस डीप डाइव के अंत में सुनने वालों के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना बनता है। आज के इस दौर में जहां ज्वेलरी इंडस्ट्री तेजी से ऑर्गेनाइज्ड हो रही है और बड़े रिटेल चेन्स फ्रेंचाइज मॉडल के जरिए देश भर में फैल रहे हैं, क्या आने वाले 10 सालों में किसी का भी अपना वो पारंपरिक फैमिली सुनार जिसे हम सब जानते हैं, उसका अस्तित्व बचेगा? ये सोचने वाली बात है। या फिर विश्वास की वो पुरानी परंपरा अब पूरी तरह से इन बड़े कॉर्पोरेट शोरूम्स के चमकते वेडिंग लाउंजेस में तब्दील हो जाएगी? इस पर सभी को जरूर विचार करना चाहिए। बिल्कुल, आज का मार्केट वही है जहां पुरानी और नई दुनिया का संगम हो रहा है। सही कहा। तो इसके साथ ही हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।